Welcome all. Welcome to Move Study. This is the video for class 10th ICSE History and Civics by DN कुंद्रा. हमने ICSE History and Civics स्टार्ट करी थी जिसमें हम सिविक्स का पहला चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं. अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो पहले उन वीडियोस को देख लें. ये वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है, उसका 5th पार्ट है. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. तो हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. हमने यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था और ऑलरेडी 4 वीडियोस पे अपलोड हम कर चुके हैं. लोकसभा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. लोकसभा के बारे में पढ़ा है हमने, स्पीकर क्या होता है लोकसभा का उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. राज्यसभा के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, कैसे इलेक्ट होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं. डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन क्या होती है इनके मेंबर्स की, ये सब भी डिस्कस कर चुके हैं. डिफरेंट टाइप के मोशंस थे, वो मोशंस भी हमने देखे थे कौन कौन से मोशंस होते हैं. पावर्स क्या थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्स की पावर्स भी डिस्कशन कर चुके हैं हम. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 2 अलग अलग हाउस होते हैं. कौन कौन से हाउस होते हैं? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है. उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे. द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जनरली दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या रिलेशनशिप है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. अगर आपने हमारी पहली वीडियोस ना देखी हो तो पहले उन वीडियोस को देख लें और ये उसी की कंटिन्यूशन में वीडियो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ. तो आज हम देखते हैं थ्योरेटिकली स्पीकिंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर. अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की पावर इक्वली होती है, बट वी कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन जो लोकसभा होती है वो मैंने आपको बताया था कि उसका इलेक्शन कैसे होता है. जनरली उसका इलेक्शन जो हिंदुस्तान की जनता है वो वोट करके लोकसभा में अपना अपना एक कैंडिडेट भेजती है. तो कैंडिडेट जनरली बेसिकली होता है क्या है, जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के वो पीपल्स के द्वारा होते हैं. On the other hand, the Rajya Sabha represent the states of the Indian Union and its member are elected indirectly by the member of state legislature. और अगर दूसरे हाथ पे देखें तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा क्या करती है, हर स्टेट को वहाँ रिप्रेजेंट करती है. इंडियन यूनियन में अलग अलग स्टेट से एक एक राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं. उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. मैंने ये भी आपको बताया था कि राज्यसभा के मेंबर्स हर स्टेट से आते हैं और उस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के हिसाब से जितने भी मेंबर उस स्टेट से लोग, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ की जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो उनको इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. इसमें जनता से वोटिंग नहीं कराई जाती. इसमें जनता ने जो ऑलरेडी लोगों को चुन रखा है वही लोग वोट करके अपना एक बंदा वहाँ पे राज्यसभा में भेजते हैं. दे नेवर हैव टू गो टू द पीपल. तो ये राज्यसभा वाले लोग जो हैं लोगों के पास नहीं आते, जनता इसमें वोट नहीं करती. In such a situation, but it is but natural that the Lok Sabha is given a clear upper hand in almost all matters concerning the parliament. लेकिन क्या होता है कि ये सब तो इक्वल पावर है जनरली, लेकिन एक बात ये भी है कि लोकसभा को हर चीज़ में एक अपर हैंड मिलता है. पार्लियामेंट का कोई भी मैटर तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है. वी शैल डिस्कस देयर रिलेशनशिप एज अंडर. अब हम उनका रिलेशनशिप देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा है. डिफरेंस ओवर द लेजिस्लेटिव मैटर. अब पहला डिफरेंस देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है. तो पहला डिफरेंस किस चीज़ में है, अगर कोई लेजिस्लेटिव मैटर वहाँ पे कोई आता है, कानून से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है लेजिस्लेटर से मुताबिक, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है लोकसभा में और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं. लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिलोंग टू 2 कैटेगरीज, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल. अगर 2 तरह के बिल आ जाते हैं, बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं लेजिस्लेटिव बिल. एक तो ऑर्डिनरी मैटर हो गया कोई, और एक होता है आपका मनी बिल जो पैसे से रिलेटेड होता है. ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मस्ट बी पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर गोइंग टू द प्रेसिडेंट एक्सेंट. अब क्या होता है, जो नॉर्मल बिल होते हैं, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, उनको किसी भी हाउस में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों हाउसेज से पास होता है, उसके बाद ही वो जाता है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास. यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों उसको पास करते हैं, दोनों हाउस उस बिल को पास करते हैं. बिल क्या होता है, मतलब कोई भी मैटर आया और उस पर कोई कानून बनाना है या कुछ संशोधन करना है तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सबसे पहले लोकसभा में वो प्रस्ताव रखा जाता है या राज्यसभा में रखा जाता है. तो उन दोनों हाउस अगर उस प्रस्ताव को ओके करते हैं, यानी हामी भरते हैं कि हाँ ये पास होना चाहिए, तो उसके बाद वो जाता है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास. बट इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन 2 हाउसेज ओवर द बिल, it is to be resolved in the joint session of the houses
विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द चेयर। अब अगर वहाँ पे डेडलॉक हो जाता, डेडलॉक बेसिकली दो हाउसेज हैं, दोनों का अलग अलग डिसीजन आ रहा है और बिल आगे पास नहीं हो पा रहा। अब क्या होता है उस केस में, क्या होता है, इट इज़ टू बी रिजॉल्व इन द जॉइंट सेशन ऑफ द हाउसेज। अब क्या होता है, हाउसेज का जॉइंट सेशन होता है विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द चेयर, और उस पे जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो चेयरमैन की तरह बैठता है वहाँ पे, और वो दोनों सेशन, दोनों हाउसेज का जो जॉइंट सेशन होता है उसको संबोधित कौन करता है, स्पीकर। एज द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज मोर, अब आप जानते हैं लोकसभा में सीट्स ज़्यादा होती हैं। एज द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज मोर देन डबल द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा, इट इज़ द विल ऑफ लोकसभा डेट प्रिवेल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मेजोरिटी इन द जॉइंट सेशन। अब क्या होता है कि आपको तो पता ही कि लोकसभा में ज़्यादा सीट्स होती हैं और राज्यसभा में कम होती है, तो मेजोरिटी बेसिकली किसकी होगी वहाँ पे, लोकसभा की ही मेजोरिटी होगी। इट इज़ द विल ऑफ द लोकसभा डेट प्रिवेल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मेजोरिटी इन द जॉइंट सेशन। अब ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेजोरिटी जब होगी जॉइंट सेशन में, मेजोरिटी किसके ऊपर आएगी, जिसके ज़्यादा बंदे होंगे वही तो मेजोरिटी में होंगे। मनी बिल क्या होता है, इन केस ऑफ द, अगर मनी बिल पास होता है, इन केस ऑफ द मनी बिल द राज्यसभा हैज़ बीन गिवन वर्चुअली नो पावर। मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, वर्चुअली नो पावर, कोई पावर नहीं है। फर्स्टली अब मनी बिल कैन ओरिजिनेटेड ओनली इन द लोकसभा, तो मनी बिल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। सेकेंडली व्हेन एनी मनी बिल इज पास बाय द लोकसभा, अगर कोई भी मनी बिल लोकसभा से पास कर दिया जाता है तो राज्यसभा हैज़ नो पावर व्हाटसोएवर टू मेक अ चेंजेस इन इट। अब अगर लोकसभा से कोई भी मनी बिल पास हो गया तो राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस कर सके, कोई चेंजेस नहीं कर सकती राज्यसभा। इट कैन एट द मोस्ट डिले अ मनी बिल बाय सिटिंग ओवर इट फॉर अ 14 डेज, बस वो क्या कर सकती है, उसको डिले कर सकती है मनी बिल को, मतलब सिटिंग ना हो, अगर राज्यसभा की सिटिंग नहीं हो रही तो वो मनी बिल को डिले कर सकती है, वो भी कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए बस, और उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द बिल इज सपोज टू बी पास बाय द राज्यसभा एंड कैन बी सेंट फॉर द प्रेसिडेंट, और अगर एक्सपायरी पीरियड हो जाता है, 14 दिन पास हो जाते हैं, तो राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ता है, और उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको रिव्यू करके फिर उसको प्रेसिडेंट आगे पास कर दे, मतलब प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है। द डिफरेंस बिटवीन द बिल एंड एन एक्ट, बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लें, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि बिल पास हो रहा है, एक्ट पास हो रहा है, तो बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है, ये डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अ बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल विच व्हेन पास बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड असेंडेड बाय द प्रेसिडेंट बिकम्स एन एक्ट। बिल में आइदर बी मनी और ऑर्डिनरी बिल। बिल क्या होता है, बिल बेसिकली एक प्रस्ताव होता है जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों लोग रखते हैं अपने अपने हाउस में, और अगर वो प्रस्ताव फिर आगे दोनों हाउस अगर पास कर देते हैं, फिर वो आगे प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट भी उसको पास कर देता है, तब वो एक्ट बनता है। लेकिन जब वो लोकसभा और राज्यसभा में रहता है तो उसको कहते हैं बिल। मनी बिल अलग अलग तरीके के होते हैं, मनी बिल होता है और आपका ऑर्डिनरी बिल होता है। मनी बिल होता है पैसों से रिलेटेड आपका जो बिल होता है, और ऑर्डिनरी बिल अलग अलग, जैसे कानून पास हो रहे हैं तो वो सब ऑर्डिनरी बिल में आता है। जैसे अभी आपने कुछ साल पहले होगा, ये आपका CAA आया था, तो वो एक्ट हो गया था, लेकिन उससे पहले वो बिल था, CAB उसको बोलते थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, फिर वो जब वो पास हो गया था तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया था। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, एग्जीक्यूटिव पे इनका कंट्रोल कैसे होता है, राज्यसभा का और लोकसभा में क्या क्या डिफरेंस है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, द यूनियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर द यूनियन गवर्नमेंट इन द नंबर ऑफ वेज ऑलरेडी डिस्कसिंग। कौन कौन से वेज होते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी पावर्स में डिस्कस कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव पे यूनियन पार्लियामेंट की कौन कौन सी पावर होती है और एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है, ये पहले ऑलरेडी हम लोग पिछली वीडियोस में उसको डिस्कस कर चुके हैं। बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज द इक्वल राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन और ब्रिंगिंग वेरियस काइंड ऑफ मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब दोनों हाउसेज को इक्वल पावर दी गई है कि वो राज्यसभा या लोकसभा में गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग अलग मोशन पास करा सकते हैं। बट हेयर अगेन द लोकसभा हैज़ द रियल से, अब यहाँ पे भी लोकसभा ही ज़्यादा मजबूत है। रियल से का मतलब है लोकसभा ज़्यादा मजबूत है, उसकी बात ज़्यादा रखी जाती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी लोकसभा की होती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकलते तो लोकसभा ही से ही है। A vote of no confidence passed in the Rajya Sabha does not oblige the government to resign, but a similar vote passed in the Lok Sabha make it's obligatory for the government to quit.
मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन अगर लोकसभा के अलावा वो राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़े। तो ये दो डिफरेंस है यहाँ पे कि अगर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो सरकार को चला रहे हैं यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो ज़्यादा किसकी सुनते हैं, लोकसभा की सुनते हैं, राज्यसभा की ज़्यादा नहीं सुनते हैं। इम्पीचमेंट, अब किसी को हटाना है तो उस मैटर में ये कैसे कैसे दोनों हाउसेस काम करेंगे। इन अ मैटर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है और द चीफ जस्टिस या जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, बोथ द हाउसेज हैव एब्सोल्युटली इक्वल पावर। अगर किसी को हटाना है यानी प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट को हटाना है, चीफ जस्टिस को हटाना है, जज को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो दोनों हाउस आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर दी गई है। Impeachment can be initiated in either house and the other house has equal say in the judgment. इम्पीचमेंट किसी भी हाउस के अंदर हो सकता है और अगला हाउस जो दूसरा हाउस है वो भी बराबर से बात रखेगा उस जजमेंट में। तो हटाने के केस में दोनों के पास इक्वल पावर है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, अब अगर वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की पावर में क्या क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। Every elected member of the parliament stand on equal footing in the election of the president or vice president of India, but taken collectively the Lok Sabha has a greater say in the matter of the state. अब इसमें क्या होता है, चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के मेंबर हो, सबको इक्वल अधिकार होता है किसको, प्रेसिडेंट को वोट देने का। लेकिन अब क्या होता है, जब लोकसभा की मेजोरिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, लोकसभा ही होगा। राज्यसभा के बंदे भी वोटिंग करते हैं आपके, लोकसभा भी करती है, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, लोकसभा की, तो ज़्यादा पावरफुल इस केस में भी कौन होगा, लोकसभा होगा। फंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट, अब अगर स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। राज्यसभा हैज़ गिवन अनडिवाइडेड पावर इन दिस रिगार्ड, अब इस केस में राज्यसभा के पास पावर दी गई है। It is only the Rajya Sabha which can declare that a particular subject of the state list has assumed national importance and that it should be included in the union list. तो इस केस में सिर्फ पावर राज्यसभा के पास होती है कि कोई भी अगर मैटर आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, तो राज्यसभा चाहे तो उस स्टेट सब्जेक्ट को उठा के यूनियन की लिस्ट में डाल सकती है कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत है आपको, तो यूनियन पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे ध्यान देगा। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या क्या केस हैं दोनों के। इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू द फॉरेन एग्रेशन और द थ्रेट देयरफॉर और ड्यू टू द आर्म रेबेलियन और सिविल वॉर और थ्रेट देयरफॉर, अगर कोई भी इमरजेंसी लगती है, किसी भी कारण कोई फॉरेन एग्रेशन हो रहा है, कहीं भी वॉर हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कोई थ्रेट है या सिविल वॉर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी वजह से देश में इमरजेंसी लग रही है, इफ़ द लोकसभा इज डिजॉल्व, और लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया गया, इट इज़ दी ability, it is the राज्यसभा which shoulder all the responsibilities of the union legislature। अब क्या होता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई इमरजेंसी के केस में, तो अब कौन संभालेगा यूनियन लेजिस्लेचर को। इस केस में यूनियन लेजिस्लेचर को संभालता कौन है, आपकी राज्यसभा संभालती है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। जब मैंने राज्यसभा पढ़ाया तो ये पॉइंट मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। स्पेशल और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा, अब राज्यसभा की स्पेशल पावर्स क्या क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं। राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट in the state list to be subject of the national interest and thereby empower the union parliament to legislate on that subject। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट है तो राज्यसभा उसको चाहेगी तो वो यूनियन लिस्ट में भी उसको दे सकती है, और जो नेशनल गवर्नमेंट है हमारी, वो उस गवर्नमेंट उस सब्जेक्ट को मैटर पे आके देखेगी, अगर वो इम्पोर्टेंट मैटर है तो उस पर आएगी और उस पर इंटरेस्ट लेगी और उसको देखेगी उस सब्जेक्ट को। राज्यसभा किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में दे सकती है। राज्यसभा कैन डिसाइड बाय 2/3 मेजोरिटी सेट अप द न्यू ऑल इंडिया सर्विस। राज्यसभा ये भी कर सकती है कि अगर 2/3 मेजोरिटी है तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज भी स्टार्ट करा सकती है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, भी मैंने आपको बताया, एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होती है। Hence its रोल वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लोग, अब इसका रोल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोगों ने बात करी कहाँ पे, जहाँ पे इमरजेंसी लगती है, जब इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, राज्यसभा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यूनियन लेजिस्लेचर को उस केस में कौन संभालता है, राज्यसभा ही संभालती है। स्पेशल और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, अब लोकसभा की पावर देख लेते हैं क्या क्या है। स्पेशल पावर, द लोकसभा इज अ सर्टेन पावर विच मेक इट मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। पहला तो पावर वही है कि अगर मोशन पास हो रहा है कोई नो कॉन्फिडेंस का, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस एंड द पास इन द लोकसभा।
अगर कोई भी मोशन नो कॉन्फिडेंस का अगर यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ पास होता है तो वो मोशन कहाँ पास होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा, और मेजोरिटी होना चाहिए उसके लिए लोकसभा में। पास बाय मेजोरिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन, अगर पास हो गया लोकसभा में और मेजोरिटी से पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो प्राइम मिनिस्टर और उनके जितने भी काउंसिल मंत्रिमंडल है उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। थस लोकसभा एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, देयरफॉर क्या होता है कि लोकसभा डायरेक्ट कंट्रोल करती है किसको, यूनियन एग्जीक्यूटिव को। ये पावर किसके पास नहीं होती, ये पावर राज्यसभा के पास नहीं होती। नो सच पावर इज वेस्टेड इन द राज्यसभा। दूसरी स्पेशल पावर क्या है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, लोकसभा में। आफ्टर बीन पास इन द लोकसभा इट इज सेंड टू द राज्यसभा विच कैन एट द मोस्ट डिलेड फॉर 14 विद, उसके बाद ये जाता है, अगर लोकसभा में मनी बिल आ गया उसके बाद हो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती है, बस उसको 14 दिन तक अपने पास वो रख सकती है, डिले कर सकती है, और जब वो 14 दिन खत्म हो जाएंगे तो उसको उसको पास करना पड़ेगा उस मनी बिल को। इन द इवेंट ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड, ये पॉइंट भी मैंने अभी डिस्कस करा था कि अगर डेडलॉक हो जाता है दोनों हाउसेस में तो जॉइंट सिटिंग होती है। तो जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग होती है। द विल ऑफ द लोकसभा प्रिवेल इन सच केसेस, इन इस केस में होता है क्या, जो लोकसभा जो चाहेगी वही होगा। क्यों, मेजोरिटी ज़्यादा है ना लोकसभा की। मान लेते हैं कोई ऐसा बिल आ गया ऑर्डिनरी बिल जिसमें लोकसभा कहती है हाँ ये पास होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा से मेजोरिटी से वो पास नहीं हो पा रहा है, तो अभी डेडलॉक हो गया, दोनों दोनों लोग पास नहीं कर रहे हैं, एक आदमी पास कर रहा है एक नहीं कर रहा। तो उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग होगी, फिर ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उसके बाद वही होगा जो लोकसभा चाहेगी। क्यों, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उसमें मेजोरिटी कौन देखा जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वोटिंग होगी, मेजोरिटी में वही जीतता है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो ये आपके कुछ पावर्स थे लोकसभा के जो राज्यसभा के ऊपर है। कौन कौन से पावर है, पहला तो यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, मनी बिल अगर पास होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। तीसरा क्या होता है, किसी ऑर्डिनरी बिल में अगर लोकसभा पास करती है उसको राज्यसभा पास नहीं करती और डेडलॉक हो गया तो उसके बाद ज्वाइंट मीटिंग होगी, ज्वाइंट सेशन बैठाया जाएगा, उसके बाद जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जनरली होता क्या है लोकसभा की ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वही होता है जो लोकसभा चाहती है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, 3 तरह की लिस्ट होती थी, मैंने आपको बताया था, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इसमें क्या क्या होता है, फॉरेन अफेयर्स जो आते हैं वो आपकी कौन सी लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में डिफेंस, रेलवे, शिपिंग, टेलीफोन, बैंकिंग, सिटीजनशिप, करेंसी और पोस्ट। इन 9 सब्जेक्ट्स हैं जो अभी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये अलग अलग फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आते हैं। कंकरेंस लिस्ट में फॉरेस्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं ये, लेबर वेलफेयर, फैक्ट्रीज, एजुकेशन, न्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, पुलिस, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, रोड, फिशरीज, प्रिजन्स, लैंड रेवेन्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं अलग अलग लिस्ट के जो यहाँ पे मेंशन किए गए। अब क्या करते हैं, डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर लेजिस्लेशन। अब कौन कौन सी लिस्ट है, जनरली मैंने आपको बताई दिया 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, लाइक डिफेंस, करेंसी, रेलवे सेक्टर, जो यहाँ पे उनमें से 9 दिए गए हैं। टोटल 97 सब्जेक्ट आते हैं आपके यूनियन लिस्ट में। ऑन विच द सेंटर कैन लेजिस्लेट, उस पर फैसला कौन लेता है, उस पर सिर्फ सेंटर ही लेगा, क्योंकि यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लेजिस्लेचर ही लेगा उस पर फैसला। इन कंकरेंट लिस्ट देयर आर 47 सब्जेक्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, उसमें कितने होते हैं, 47 सब्जेक्ट होते हैं। ऑन दिस सब्जेक्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन लेजिस्लेट। अब इसमें क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर दोनों लोग इस पे काम करते हैं और दोनों लोग इस पे फैसला ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ एनी क्लैश द लॉ पास बाय द सेंटर शैल प्रिवेल। अगर कोई दिक्कत होती है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हाँ, तो जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी इस केस में कॉन्करेंट लिस्ट में वही माना जाएगा। ऑन द 61 सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट हैं। नॉर्मली द स्टेट नॉट द सेंटर इज एम्पावर टू लेजिस्लेट। स्टेट लिस्ट में कौन देखता है उसको, स्टेट ही देखेगा, नाम से पता चल रहा है स्टेट को स्टेट देखती है, यूनियन को कौन देखता है, सेंटर यानी यूनियन लेजिस्लेचर, और कंकरेंट को दोनों लोग देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। बट हियर टू सर्टेन सर्कल्स आर द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द मैशन इन द अबव। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें भी पार्लियामेंट अपना राय दे सकती है और उसमें हाथ डाल सकती है बीच में।
In moreover, the residuary powers not mentioned in the above three list also lie in the center. और जो रेजिडरी पावर्स होती हैं इसके अलावा वो भी किसके अंडर आती हैं, वो भी आती हैं किसके अंडर, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं. अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है. द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलरली नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ. 10वीं अनुसूची जो हमारी होती है यानी 10th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कहलाती है एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से. इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे आई थी, 52nd अमेंडमेंट हुआ था, उसको बोला जाता है 57 अमेंडमेंट एक्ट 1985. एज अमेंडमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 203 लेस डाउन द कंडीशन रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन. तो 10th शेड्यूल जो होता है यानी 10वीं अनुसूची उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ. इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 52nd अमेंडमेंट उसको बोलते हैं. 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ये आया था. इसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद और इसको अमेंड किया गया. उसके बाद बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट एक्ट 2003 लेट डाउन द कंडीशन रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द उसके बाद एक अमेंडमेंट और हुआ जो होता 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में. उसमें अलग अलग कंडीशंस थी डिसक्वालिफिकेशन की ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. डिफेक्शन के ग्राउंड पे कैसे चीज उनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा उसकी कंडीशन बाद में फिर अमेंड कर दिया गया. 91 अमेंडमेंट एक्ट में वो कंडीशंस डाली गई. द मेन प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल आर समराइज लॉ. 10th शेड्यूल में होता क्या है, मेन प्रोविजंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ये 10वीं अनुसूची होती है, इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया था, ये आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में. उसके बाद 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसमें कुछ कंडीशंस और जोड़ी गई थी कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है. एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ कैंडिडेट set up by a political party and a nominated member of the parliament or state legislature who is a member of the political party at the time he take his seat would be disqualified on the ground of defection if he voluntarily give up his membership of such political party और वोट और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस एंड कंस्टिट्यूंसी. अब बात कर रहे हैं कैसे हटता है वो मेंबर, उसके बारे में बात हो रही है. कोई भी इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का जिसको इलेक्ट किया गया और वो कैंडिडेट बना, वो किसी पार्टी में आ गया, हु इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम, अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, ही टेक हिज सीट, अगर वो सीट ले लेता है, वुड बी डिसक्वालीफाई. वो डिसक्वालीफाई कैसे हो सकता है, अगर वो अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है तो वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है. इफ़ ही वॉलेंटरली गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी की वो मेंबरशिप को छोड़ता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है. और वोट्स और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन, पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे या उसके वोट छोड़ दे या अब्सटेन हो जाए, उसको हटा दिया जाए वोटिंग करने के लिए, तो हाउस कंटिन्यू टू एनी डायरेक्शन ऑफ सच पार्टी. तो उस पार्टी के लिए वो काम नहीं करना चाहता या उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको बाहर कर दिया जाता है. पहला तो केस ये हो गया. एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली यूज इसलिए होता है कि किसी भी पार्टी से कोई भी मेंबर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, अगर उसको पार्लियामेंट से हटाना है या उसको सीट से हटाना है तो उसके लिए आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आता है. एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाई इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन. अब क्या है, कोई मेंबर है वो निर्दलीय लड़ा, मतलब वो किसी पार्टी से नहीं है और वो लड़ा इलेक्शन और वो जीत गया, अगर वो जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है किसी पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम ऑफ हिज नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के वक्त वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं था, एंड हु हैज़ नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, और 6 मंथ के एक्सपायरी से पहले भी वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं बना, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक हिज सीट, शैल बी
disqualified if you join any political party after the expiry of the said period of the 6 month। अब होता क्या है, कोई भी मेंबर जो नॉमिनेटेड मेंबर है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर का, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं था जब उसने नॉमिनेशन किया, और नॉमिनेशन करने के बाद या सीट लेने के बाद 6 महीने तक भी वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं बना, लेकिन वो 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी का मेंबर बनता है, ये 6 महीने का जो उसको टाइम दिया जा रहा है, अगर वो 6 महीने में किसी पार्टी के मेंबर बन जाता तो अलग बात थी, लेकिन वो 6 महीने भी हो गए और किसी पार्टी के मेंबर बाद में बनता है उसके बाद, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। शैल बी डिस्क्वालीफाई इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ द 6 मंथ। अगर 6 महीने का जो टाइम दिया गया वो 6 महीने एक्सपायर हो गए और उसके बाद उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसको हटा दिया जाएगा, यानी उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास हो जाएगा। प्रोविजन हैड बीन मेड विद रिस्पेक्ट to merger of political parties. No disqualification will be incurred when a legislature party decide to merge with other party and such decision is supported but not less than 2/3 of the member। अब अगर क्या है, इलेक्शन हो गए और मर्ज हो रहा है, मर्ज होने का मतलब क्या होता है कि दो पार्टियां आपस में मिल रही हैं, तो अगर दो पार्टियां आपस में मिल रही हैं, सहमति बना रही हैं, तो कोई डिफेक्शन लॉ वहाँ पे नहीं आता, कोई डिफेक्शन लॉ पास नहीं होगा। Special provision has been made to enable a person who has been elected to the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the House of the People or the Legislative Assembly to the office Deputy Chairman of the Council, Chairman, Deputy Legislative of States. Special provision has been made to enable a person who has been elected to the office of the Speaker or Deputy Speaker of the House of the People or the Legislative Assembly of the state or to the office of the Deputy Chairman of the Council of the state or the Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council of the state to sever his connection with his political party without incurring disqualification। अगर कोई भी मेंबर है जो इन सब से ताल्लुकात रखता है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न होता है। क्या क्या है वो, अगर उसको इलेक्ट करा गया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनाया गया, उसको लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया, उसको राज्यसभा का बनाया गया या स्टेट चेयरमैन बनाया गया, टू सीवियर हिज कनेक्शन विद हिज पॉलिटिकल पार्टी विदाउट इनकरिंग डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन बता सकता है, उसका कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। इनके लिए स्पेशल केस है। द क्वेश्चन एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन will be determined by the presiding officer of the house, where the question is for reference to the presiding officer himself and it will decide by the member of the house elected by the house on that behalf। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट बिकम द सब्जेक्ट, अगर कोई मेंबर है किसका, पार्लियामेंट का है या स्टेट लेजिस्लेचर का है और वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ रहा है, तो उसको डिसाइड कौन करता है, उसको वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर डिसाइड करता है। उसके बाद वहाँ पे मेजॉरिटी में बैठा जाता है, देखा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रेफरेंस में, और वो डिसाइड करता है कि इस मेंबर को इलेक्टेड जिस हाउस ने किया था उनके बिहाफ पे वो डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं डिस्क्वालीफाई होगा। द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। जो चेयरमैन है, या कौन सा चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन या स्पीकर जो होते हैं हाउस का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, तो उसके पास स्पेशल पावर होती हैं 10th शेड्यूल के जो प्रोविजन है उसको चेंजेस करने की या उनके लिए रूल बनाने की। द रूल शैल बी लेड बिफोर द हाउस एंड शैल बी सब्जेक्टेड टू द मॉडिफिकेशन एंड डिसोबरेबल फॉर हाउस। अगर कोई रूल बनता है तो उसको आपको हाउस के सामने रखना पड़ेगा, यानी सभा के सामने रखना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और उसमें जब लोकसभा या राज्यसभा जब उसको अप्रूव करेगी या मॉडिफाई करेगी तभी वो आगे बढ़ेगा। Without the prejudice to the provision of Article 105 or the case may be Article 194 or any other power they may have under the Constitution, the chairman or the speaker of the house has empower to direct that any willful contravention by any person of the rule made under the paragraph 8 of the 10th schedule may be dealt with the same manner as the breach of privilege of the house। अब अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जो आर्टिकल 105, 194 इन लोगों को इस आर्टिकल के खिलाफ जा रहा है, तो आपका स्पीकर और चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसको बता सकता है कि ये ब्रीच कर रहे हैं हाउस को, ये गलत है, इसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये 10th शेड्यूल में कुछ चीज़ें होती हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, इसका क्या प्रोसीजर है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कैसे होंगे, इसका क्या प्रोसीजर होता है वो देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर वेरी रिजिड नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ना बहुत ही ज़्यादा सख्त है ना बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, यानी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज नाइदर ईजी एज इन इंग्लैंड नॉर इन डिफिकल्ट इन द यूनाइटेड। जो प्रोसीजर है वो ना तो बहुत मुश्किल है ना तो बहुत आसान है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फॉलोज। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे अमेंडमेंट होता है। इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ये तो आप जानते ही हैं, अलग अलग स्टेट से बन के इंडिया बना है। तो वी सो अ वेरी रिजिड सिस्टम ऑफ अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर सच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मजबूत है, बहुत टफ है, क्योंकि जब कोई चाहे तब इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी आए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सोच समझ के बनाया गया है। विच आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ। और क्या होता है कि कुछ भी अमेंडमेंट ऐसे होते हैं कि कोई स्टेट है उसने अमेंडमेंट करवा लिया अगर, तो दूसरी स्टेट्स को वो अमेंडमेंट अच्छा नहीं लग रहा, या किसी स्टेट के लिए वो इंपॉर्टेंट है, किसी स्टेट के लिए वो अपॉइंटमेंट नहीं है। तो अमेंडमेंट का इसमें तरीका बहुत थोड़ा टफ होता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, क्योंकि बहुत सी स्टेट से मिल के बनाया है ये। सच प्रोविजन इंक्लूड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, legislative relation between the union and the state, supreme court, high court and the representation of states in the parliament। अगर इन सब मैटर से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होता है तो इन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इन सबको अमेंडमेंट करना। कौन कौन से अमेंडमेंट है जो दिए गए हैं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हाई कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट है, या यूनियन या स्टेट्स की पावर के बारे में, एग्जीक्यूटिव्स की पावर के बारे में। इन ऑल सच केसेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मस्ट बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड द मेजोरिटी ऑफ नॉन। अब क्या होता है, अगर इन सब केसेस में आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इन सब केसेस में क्या होता है, अमेंडमेंट आपको कराना ज़रूरी होता है। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट मस्ट बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अब जितनी भी मेंबरशिप होगी उसमें जितने लोग मेजोरिटी में होंगे, जितने लोग वोटिंग करेंगे हाँ पास होना चाहिए, तो तभी ये अमेंडमेंट होगा। एंड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और मेजोरिटी 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी मान के चलो कि अगर 60 लोग हैं वहाँ पे, 60 लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो उनकी 2/3 यानी 2/3 अगर इसकी करोगे तो यानी 40 लोग, तो 40 बंदे 60 में से 40 लोग मेजोरिटी को हाँ करने चाहिए, तभी वो पास होगा, वरना नहीं पास होगा। मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तभी अमेंडमेंट होगा। जो बंदे वहाँ पे प्रेजेंट हों और वोट कर रहे हों, उनकी जो मेजोरिटी है उसका 2/3 होना चाहिए। यानी मान लो कि 60 लोग वहाँ पे प्रेजेंट और 60 लोग वोटिंग भी कर रहे हैं, मान लेते हैं 100 लोग प्रेजेंट हैं, टोटल कितने 100 लोग हैं, लेकिन वोट कितने ने किया 60 लोगों ने, तो 60 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग में आ गए, वोट भी कर रहे हैं, तो इनका 2/3 निकाला जाएगा। इनका 2/3 आप जब निकालेंगे तो वो होगा 40, यानी 40 लोग वोट करना चाहिए हाँ। नॉट ओनली दिस, the amendment needs to be ratified by the legislator of not less than 1/2 of the state before the bill। खाली यही नहीं होता, अगर और अमेंडमेंट आपको करना है तो इसके अलावा क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होते हैं उसका 1/2, जो स्टेट नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट बिफोर द बिल आर पास, तो जो लेजिस्लेचर है उसका 1/2 भी उस बिल को पास करेगा, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो बिल, और उसके बाद ही अमेंडमेंट होगा, कोई एक्ट बनेगा नया। जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था ना पहले, तो बिल आया, बिल जब पास हो गया, मेजोरिटी ने वोट कर दिया उसको 2/3, उसके बाद ही वो कहाँ गया प्रेसिडेंट के पास, फिर वो एक्ट बना। तो वो क्या है, वो अमेंडमेंट है। कोई भी नया एक्ट जब बनता है संविधान में तो उसको बोलते हैं हम लोग अमेंडमेंट। संविधान में हमने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय द फॉलोइंग फर्स्ट 2 कंडीशन। इसके अलावा जितने अभी मैंने एग्जाम्पल वहाँ पे दिए थे, उसके अलावा और भी अमेंडमेंट अगर आपको करने हैं तो वो भी अमेंडमेंट हो जाते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, अमेंडमेंट मस्ट बी पास बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप द हाउस कंसर्न। जितने भी लोग, जिस हाउस में भी वो बिल पास हो रहा है, तो उसकी अगर मेजोरिटी है तो मेजोरिटी अगर उसको पास कर देती है तो वो पास हो जाता है। द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस सेपरेटली बिफोर द बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। अब वही बात है कि 2/3 मेंबर भी होने चाहिए, मेजोरिटी तो वोटिंग हो रही है, मान 100 लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने वोट किया, मेजोरिटी में वोट हो गया, वोट आ गया, लेकिन 2/3 मेंबर यानी जो प्रेजेंट हो और वोटिंग हो
उसका 2/3 निकालेंगे, अगर उन 2/3 मेंबर्स के भी वोट हाँ में होंगे तो वो आगे पास होगा और वो बिल बन जाएगा। देयर इज नो नीड टू फिल द थर्ड फॉर्मेलिटी दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट। और इस केस में तीसरी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। कौन सी? स्टेट लेजिस्लेचर की। और सब केसेस जो होते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाना, या जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताए थे यहाँ पे, ये जितने भी केस हैं आपके, कौन कौन से केस हैं, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट का मैटर हुआ, आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, इन सब केस में क्या होता है, स्टेट कंसेंट भी चाहिए होता है। लेकिन इनके अलावा और किसी केस में अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है बिल, तो वो बिल को माना जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। सम सच प्रोविजन विच कैन बी अमेंडमेंट इन दिस वे आर दोज कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। अब कौन कौन से होते हैं जो इससे पास होते हैं? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिटीजनशिप, द यूनियन एंड स्टेट्स इन टेरिटरी। इन मैटर से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें किसी भी स्टेट का कंसर्न नहीं चाहिए। इसमें क्या है, 2/3 मेजोरिटी से अगर उसको आप पास करा देंगे तो वो पास हो जाएगा। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट हियर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द यूनियन पार्लियामेंट, नॉट इन द स्टेट। और जो भी अमेंडमेंट होते हैं आपके किस में, संविधान में, तो वो कहाँ से होते हैं? यूनियन पार्लियामेंट से होते हैं, स्टेट से नहीं होते। तो ये मैंने पूरा चैप्टर इसमें कवर कर दिया है सिविक्स का, क्लास 10 का, आपका यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में नहीं आ रही हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो एक्सप्लेनेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।